हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग संडे है आज, और मैं लाइब्रेरी से पढ़ के आ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रखा है 7:45 के अराउंड का, और मैं अगेन आके पढ़ रही हूँ। स्टूडेंट्स के लिए कोई संडे नहीं होता है, चाहे वो जॉब करते हैं या फिर वो अपना खुद का कोई काम करते हैं, या वो कोई काम नहीं भी करते हैं तो उनको घर में हेल्प करना होता है कई सारी चीज़ों में, तो वो प्रेशर रहता है उनके ऊपर किसी भी तरीके का। तो जो मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी वो मैं यूपीएससी का पढ़ती हुई हूँ, और अभी क्योंकि मेरे और भी एग्जाम्स हैं मुझे उनको भी साथ लेके चलना पड़ रहा है। कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस अटैम्प्ट को स्किप कर दूं क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन है अभी, बट स्टिल मैं ये एग्जाम देना चाहती हूँ। एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं कि अभी मेरे लिए व्लॉगिंग करना या ये जो मेरा वर्क है ये करना बहुत ज़रूरी है, कुछ कुछ रीजंस की वजह से विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो इस वजह से मुझे ये करना ज़रूरी है। इट्स माय वर्क बिकॉज आई एम लकी इनफ कि मेरे साथ हेल्प करने के लिए कंपनी है, तो मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है उस चीज़ का। तो और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप लोग पूछते रहते थे कि कौन सा अटैम्प्ट है क्या चीज़ें हैं। तो मैं जो है वो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जा रही हूँ इस बारी। तो और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज है, मतलब मैं डेंटिस्ट हूँ, आपको पता है। मैंने बीए प्रोग्राम भी किया हुआ है डीयू से, और मैंने बीएससी जियोलॉजी भी किया हुआ है। बिकॉज जब मैं प्रैक्टिस करके निकली थी तो उस टाइम जो है मैंने जियोलॉजी फैकल्टी थी, मैं नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। तो मेरा प्लान बी था कि मुझे टीचिंग के अंदर जाना है, क्योंकि मेरे टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे, मैंने ईपीएफओ के टाइम भी पढ़ाया हुआ है। तो या और बहुत मुश्किल हो रहा है उन एग्जाम्स को और यूपीएससी को साथ लेके चलना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। क्योंकि जितना मुझे लगता है कि इस टाइम हम खुद को बिजी करते हैं, जितना हम खुद को पुश करते हैं कि और अच्छा करना है और अच्छा करना है, मतलब कि लाइफ इस टाइम गोल जो है ना लाइफ का, वो सिर्फ ग्रोथ 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 होना चाहिए। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए है। जो चीज़ आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका मेंटल स्टेट किसी चीज़ को करके है, तो आपको वो करना चाहिए। तो आज के व्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो अभी मेंस के मार्क्स आए हैं तो मेरी क्या गलतियाँ रही। आप लोगों ने पूछा कि बताएं आप हमको, तो वो मैं बताऊंगी। उसी के साथ पीवाईक्यू एनालिसिस या फिर टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। आपके पास यूपीएससी के अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं जो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, और आपको वो कंसीडर भी करना चाहिए। खाली एक सिविल सर्विसेज के बेसिस पे नहीं बैठे रहना चाहिए। अभी जो हालात हो रखे हैं देश में, तो क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और उसके साथ जो है अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो कैसे तैयारी करनी है। तो इन सारी चीज़ों को ना हम एक साथ लेके चलेंगे आज। तो मतलब शुरुआत जो करते हैं वो टेस्ट एनालिसिस से करते हैं। तो टेस्ट एनालिसिस के लिए ना आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ पर है। गलती का मतलब ये है कि आपने पहले तो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो कि हाँ भाई मैंने उस चीज़ को किया है, उसके बाद एनालिसिस का आपका स्टेप आगे का शुरू होता है। पिछली बार किसी ने पूछा था ना कि यूपीएससी के साथ कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, तो जो मेरी फ्रेंड है वो भी दे रही है, तो वो सीएपीएफ का दे रही है, तो उसके लिए पीवाईक्यू की बुक आ गई है। तो मैं दिखा भी दूंगी आपको, पहले बारिश के मजे लेते हैं। तो मेरी पुरानी कई वीडियोस में आप मुझसे पूछते हैं कि जैसे आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर जो है आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूपीएससी के साथ हम कौन से और एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जब मैं तैयारी कर रहे हैं हम साथ में, तो 2 से 3% ऐसे थे कि जिनका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, बट स्टिल दे गुड सिलेक्टेड इन अनदर स्ट्रीम्स, लाइक कोई पीसीएस में सिलेक्ट हो रहा है, कोई सीएपीएफ एग्जाम में सिलेक्ट हो रहा है, कोई इकोनॉमिक सर्विसेज में सिलेक्ट हो रहा है। तो यू हैव प्लान बी, क्योंकि रखना चाहिए प्लान बी, ताकि आप जो है वो यूपीएससी के साथ, क्योंकि पैटर्न सेम ही होता है, तो आप जो है थोड़े से चेंज के साथ और सही बुक्स और सही गाइडेंस के साथ जो है वो अपनी तैयारी को कर सकते हैं। दे आर लिविंग वेरी गुड लाइफ नाउ, चाहे वो सिविल सर्वेंट नहीं बने, बट स्टिल दे आर इन ग्रेड ए कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड है वो भी अब सीएपीएफ का कर रही है, तो उसने ये बुक मंगाई थी। ये है सीएपीएफ की डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 की बुक। पेपर 1 की मैं पहले जब मैंने मंगाई थी तो मैंने वो आपको दिखा भी दी थी। तो ये वाली बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से आपकी मेरिट बनती है, और आपको जो है वो हायर रैंक्स अगर मिलती है तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैं इस बुक के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपका मतलब एक ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। सो दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च किया लेटेस्ट अपडेटेड सेकंड एडिशन ऑफ द बुक सीएपीएफ एसी गाइड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें प्रीवियस ईयर 16 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया था। पेपर 1 की जो बुक है आपके, उसमें सिलेबस इंक्लूड होगा जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और 2012 से 2024 के प्रीवियस ईयर 16 क्वेश्चन मिलेंगे विद ऑथेंटिक सॉल्यूशंस, और चैप्टर वाइज जो इंसर्ट करके दिए जाएंगे। डिटेल थ्योरी आपको मिलेगी
300+ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगी फॉर सेल्फ एवोल्यूशन। और जो बुक 2 आपको मिल रही है, जो आप अपने सामने देख भी रहे हैं, तो उसमें आपको अगेन सोल्व क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। इसमें आपका एक कंप्लीट पेपर 2 सिलेबस इंक्लूड होगा, जैसे जीएस, एसए, कॉम्प्रीहेंशन। 2012 से 24 के प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चंस होंगे। ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में गिवन है। और हाँ, ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके चांसेस कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आपके पास सही बुक हो जाती है, बिकॉज ये एग्ज़ाम पहले से ही बहुत ईजी है। और एक और बुक है आपके पास 13 ईयर्स प्रीवियस सोल्व पेपर्स की, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए विद 5 प्रैक्टिस टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी सारी अच्छी बुक्स है जो आपकी सीएपीएफ की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। सी क्या बढ़िया बारिश हो रही है। और वो फूल देख रहे हो आप सामने, ये पर्पल वाला, ये मेरा फेवरेट है। मुझे आज तक इसका नाम नहीं पता, बट जब मेरा कभी घर होगा ना, मैं इस फ्लावर को ज़रूर लगाऊंगी। तो बढ़िया बारिश हो रही है, मौसम भगवान जी ने अच्छा कर दिया। तो जहाँ मेरे को ऐसे डर लगता था, अरे अरे माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, भगवान जी इज़ लाइक तू पढ़, मैं करता हूँ बंदोबस्त। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले में एक कमेंट आया था आज के ब्लॉग पे कि दीदी वहाँ भी बारिश आ रही है क्या। और आई वाज लाइक कि नहीं यार, मैं अंदर बैठ के पढ़ रही हूँ, मुझे पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है। और अभी मैंने बाहर आके देखा तो हाँ, बारिश आ रही थी। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई, सॉरी। सेकेंड स्टेप में आपको एक नोटबुक बनानी है, जिसमें कि आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि किस चीज़ में गलती हो रही है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं कर पाते, तो आप उसके आगे मेंशन करेंगे कि क्वेश्चन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, और उसके आगे क्वेश्चंस लिखेंगे कितने क्वेश्चन इसकी वजह से गलत हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता थे उन टॉपिक्स को आप लिखेंगे कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा बट स्टिल आप उसको नहीं कर पा रहे होंगे ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, तो आप उन टॉपिक्स को करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट एनालिसिस को लिखेंगे, और कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं आती है उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेंस के मार्क्स की, प्रीलिम्स के मार्क्स की। तो आपने कट ऑफ देखी होगी 87 समथिंग कुछ प्रीलिम्स की कट ऑफ थी। मेरी जो कट ऑफ आई है वो 92.32 आई है। तो थोड़े ही नंबर से जो है वो हुआ है, बट स्टिल हो गया है। मेंस में जो मेरी गलती रही है उसमें सबसे बड़ा जो मेरा नुकसान कराया है वो मेरे ऑप्शनल ने कराया है। ऑप्शनल ने इसलिए आया है बिकॉज फ़िलोसफी को हम बहुत इजी सब्जेक्ट लेके चलते हैं। मुझे लगता था कि हाँ बहुत इजी है, और मैं सिर्फ पीवाईक्यू को करके गई थी। बट फ़िलोसफी के बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सर हमें बोला भी करते थे। बट हाँ, वो गलती रही कि नहीं करा उस तरीके से। मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की। ऐसे सबसे बड़ी गलती थी, मैं खाली एडिटोरियल्स करती रही। हालांकि एडिटोरियल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बट स्टिल ऐसे क्या होता है, आपको एक फ़्लो में लिखना होता है कि पढ़ने वाला जो आगे हो ना उसको बिल्कुल ऐसे अच्छे से समझ आए वो, ठीक है। पर मैं न्यूज़पेपर नहीं ढंग से रीड करती थी, उस वजह से मतलब उसको ऐसा हल्के में ले लिया न्यूज़पेपर को। उसमें मेरी गलती रही। ओबियसली जो आपका पॉलिटी वाला पेपर होता है, GS2 वाला पेपर, उसमें मार्क्स कम गए थे। एथिक्स में फिर भी मेरे मार्क्स जो हैं वो अच्छे रहे। तो ये कमियां रही। मार्क्स मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाना चाहती क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे ना वो उससे बहुत कम है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मतलब वो दिखाने में। और जब तक कि और मेरे फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाते, जितने भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उनके बाद ही मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। मैं इस वजह से डिस्कस नहीं करना चाहती, ये रीज़न है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये थी कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा यूपीएससी का। तो आई डोंट थिंक कि अभी ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन देश में क्रिएट हुई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का ना एक्साइटमेंट इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अब तक नहीं हुई है आपकी लापरवाहियों की वजह से, तो आप ये ना विश करें कि पोस्टपोन हो जाए एग्ज़ाम। या वोट जैसी सिचुएशन, वोट जो है ना वो खेल नहीं है कि अरे सिर्फ एक एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने के लिए आप वोट करा दे। बहुत नुकसान होता है देश का, लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो प्लीज़ इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स मत लेके आइए। नेक्स्ट चीज़ कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए आपको पहले तो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए यूपीएससी का, फिर आपके एनसीईआरटी के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे ताकि आपको पता चल सके। और करंट अफेयर भी आपको साथ में करते रहना है मंथली मैगजीन से, या फिर जो आप भी सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, सरफेस लेवल से आ रहे हैं, डेप्थ से आ रहे हैं, किस तरीके से। उसके बाद आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को उठाएंगे और फिर आप करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। ये व्लॉग जो है वो मल्टीपल डेज़ का है, बिकॉज जब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है या फिर अभी मैं शूट कर सकती हूँ, मैं सिर्फ उस टाइम शूट करती हूँ बिकॉज ये मेरा वर्क है। एक चीज़ मैं और एड्रेस करना चाहती हूँ
कि मतलब हमारे जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे ना, वो ये सोचा करते थे कि अरे मतलब एक चीज़ कर लिया, अब उसी में लगे रहना, और वो अपनी सारी ज़िंदगी उसी में बिता देते थे। बट हमारी जनरेशन के लोगों की इतनी नैरो माइंडेड थिंकिंग कैसे हो गई कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो फिर आप उसी में घुसे रहो। आप कोई और हॉबी कर ही नहीं सकते, या आप कोई और चीज़ कर नहीं सकते। हम दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं या और लोगों को देखते हैं कि वो 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं, बट उसके साथ वो ओलंपिक्स में मेडल्स लेके आ रहे हैं, या फिर वो अपनी कोई हॉबी कर रहे हैं। जैसे एक इन्फ्लुएंसर है, उनको मैं जानती हूँ, वो डाटा एनालिस्ट है, बहुत हायर पोजीशन पे हैं वो। प्लस वो म्यूज़िक बजाते हैं, वो बाइक राइडिंग करते हैं, वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं वो, प्लस और भी कितनी हॉबीज़ है उनके अंदर। तो प्लीज़ थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करो इन चीज़ों को, थोड़ा ब्रॉड माइंड करो। एक छोटे से कुएँ में मत अपने आप को बांध के रखो। और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं एंग्जाइटी होती है, तो एंग्जाइटी यहीं से इसी तरीके से ख़त्म होएगी क्या आपकी। होता है जब इंसान स्किन केयर करता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अब आराम से बेड में जाएगा, रिलैक्स होएगा, क्योंकि वो अपना पैम्पर कर चुका है और यहाँ ऐसी हो रखी है काम में और पढ़ाई के चक्कर में कि अभी याद आया कि अरे मुंह धोना है, मुंह धोना है, टाइम हो गया, और मुंह धो के भी अभी 1 घंटा और पढ़ना है। जब इतना वर्क और जो स्टडी लोड है ना, काले देख लो डार्क सर्कल कैसे हो रखे हैं। और फिर तुम कहते हो पढ़ती नहीं। मैं मेहनत नहीं करती ना, अगर लिटरली आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं कुछ घमंड नहीं कर रही, बट मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रही हूँ कि अगर मैं मेहनत नहीं करती ना हर स्फेयर ऑफ लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेहनत करता होगा। उसमें अगर मैं इतना सा इंजॉय कर लूँ ना, सबके आगे लग जाती है, दिमाग खराब तुम्हारे भी लगती है। और एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे से कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कैसे, ये चीज़ मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि पिछले 3-4 महीने मेरे लिए बहुत टफ रहे हैं, जो जिसको कई बार मुझे ऐसे भी लगा कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तो वहाँ पे चैंटिंग ने मेरे को बहुत हेल्प किया था। जो मैं चैंट करती थी, नाम जप करती थी, तो वो ऐसे मेरे को पीछे, जैसे होता है ना कि एक पीछे कपड़ा पकड़ा हुआ है कि वो आपको डिप्रेशन के कुएँ में नहीं गिरने दे रहा है, किसी ने आपको पीछे से पकड़ा हुआ है, तो वो वाला फील आता था। तो मैं तो क्या करती हूँ कि चैंटिंग करती हूँ, और मेरे जो गुरुदेव भगवान हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी, उनके मैं सत्संग सुनती हूँ। जब भी मैं किसी चीज़ से दुखी होती हूँ या मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, उनके सत्संग से या उनके एकांतिक वार्तालाप से मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, और मैं लाइफ को और अच्छे तरीके से देख पाती हूँ, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। और एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं, और आप यूपीएससी के साथ और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी ज़रूर कीजिए। बाय बाय, राधे राधे, जय।